पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास करते रहे। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से कृषि जगत में हो रही हलचलों की जानकारियां हम आप तक पहुंचाते हैं। बता दें, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे 3 सेगमेंट्स, विज्ञान और किसान, कृषि स्टार्टअप और फार्मिंग इंडिया। और इन तीनों सेगमेंट्स के जरिए कुछ अहम जानकारियां आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम में सबसे पहले नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। पॉली हाउस हमारे किसानों के लिए काफी फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें बेमौसमी फल और सब्जियों का उत्पादन लिया जा सकता है। बस वातावरण को नियंत्रित करने की जरूरत होती है। तो किस तरह से पॉली हाउस में खेती हमारे किसानों के लिए फायदेमंद बन रही है, आइए जानते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 2020 में हमने IARI के साथ एक अंडरस्टैंडिंग करी। एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के सहारे हमने एक ग्रीन हाउस इंस्टॉल किया। पर्पस हमारा बहुत सिंपल था, प्रिसिशन फार्मिंग, और कैसे हम किसान को और सफल और अच्छा उत्पाद दे सके, और कैसे उसकी जो उत्पाद के सहारे उसकी इनकम को बढ़ा पाएँ। तो कुछ विचार मैं उस पर आपके साथ प्रकट करना चाहूँगा। इस प्रयोग के उस मुताबिक हमने ये देखा कि लगभग 3 साल की जर्नी में अलग अलग तरह की क्रॉप्स बनाई गई, उगाई गई, और क्रॉप्स की यील्ड लगभग 15 से 20% ज़्यादा हुआ। क्वालिटी क्रॉप की बढ़ी, क्रॉप की साइकिल शॉर्ट हो गई, जिससे क्रॉप रिपीटेडली और ज़्यादा उगाई जा सकती थी। इसके सहारे पानी का उपयोग भी कम हुआ, जिसको कहते हैं पानी का सदुपयोग हुआ, और पानी की मात्रा लगभग 30% से 60% कम हुई। इसके सहारे चलते हुए हमने कैसे किया, ये सब करने के लिए हमने अपनी बोरस्टार प्रोडक्ट FB 1200 का प्रयोग किया, जो बायो मॉडल टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जिससे अल्टीमेटली ग्रीन हाउस की फिल्म बनती है। और इस फिल्म का एडवांटेज ये है कि ये जो सरफेस होती है ये मैट नेचर की होती है या मैटी नेचर की होती है, और डिफ्यूज़ लाइट के कंसेप्ट को ये बिल्कुल सपोर्ट करती है। डिफ्यूज़ लाइट के सहारे हमने एक स्टेबल और अच्छा फोटोसिंथेसिस करने का प्रयास किया, जिससे पूरी तरह सारे प्लांट्स का अच्छा भरपूर पालन पोषण हुआ, और उसकी वजह से ये उत्पादन बढ़ा। इसमें हमने ये भी सोचा कि हम क्लाइमेट चेंज, साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी, साथ साथ में हम लोग वाटर कंजर्वेशन, और साथ में सॉइल कंटेमिनेशन पर भी कैसे काम करें। तो इसको विचार रखते हुए हमें मालूम है क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम सब इसको देख रहे हैं, लेकिन इसको हम फार्मर्स को इसमें कैसे बचाएं, तो उसके लिए ये एक कंसेप्ट किया, एक घर बनाया, जिसके अंदर हमने ये प्रयोग किया। दूसरी बात, इस घर में जो फिल्म का इस्तेमाल किया गया, वो फिल्म नॉर्मल टेम्परेचर और लो टेम्परेचर पे अच्छी विंड वेलोसिटी को भी विथस्टैंड कर सकती है। ये एडवांटेज है हमारे FB 1200 का। इसके अलावा जब हमने वाटर हार्वेस्टिंग पे काम किया, हमने ड्रिप इरिगेशन से जितना पानी जितनी मात्रा में चाहिए था उतना दिया, और साथ में ये देखा कि हम इसके साथ में जिसको हम बोलते हैं केमिकल मैनेजमेंट या एग्रो केमिकल मैनेजमेंट, उस पर भी काम किया। तो एग्रो केमिकल्स की मात्रा कम से कम इस्तेमाल करी गई। तो मैं बहुत खुश हूँ कि इस जर्नी में पिछले 3 साल में हम एक दूसरे से बहुत सीख पाए, लेकिन ये जर्नी एक जर्नी ना होकर एक अवेयरनेस कैंपेन बन गया,
इसको देखने के लिए हमारे किसान भाई आए, लगभग 500 से ज़्यादा किसानों ने विज़िट किया। इसके साथ में हमारे बड़े देश विदेश से बड़े बड़े लोग आए और उन्होंने देखा किस संयम के साथ में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब इंडिया में होने लगा है। वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है और हमारे देश की अगर हम बात करें तो कई तरह के अहम प्रयास भी किए जा रहे हैं श्री अन्न की खेती को बढ़ावा देने के लिए, इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए। बता दें, इसी संदर्भ में सांसद हंसराज हंस ने कुछ खास जानकारियां दूरदर्शन किसान के साथ साझा की हैं। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार जी, आज हमने बात करनी है मोटा अनाज की। मोटा अनाज सेहत के लिए, जहन के लिए, मूड के लिए बहुत ही किफ़ायती है और फ़ायदेमंद है। देखो, मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, पूरी दुनिया करती है, यहाँ तक कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी खुद खिचड़ी खाते हैं डेली। आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ बाहर अब्रॉड में, फॉरेन कंट्रीज़ में चिप्स वगैरह का बहुत होता था। ये पिज़्ज़ा वीज़ा सब चीज़ें छोड़ के, चिप्स छोड़ के मोटा अनाज की तरफ आप रेस्टोरेंट में जाएं, कहीं जाएं, घरों में देखें तो सब लोग मोटा अनाज की तरफ आ रहे हैं। क्योंकि पहले किसानों को लगता था कि इसकी डिमांड बहुत कम है, इसलिए उन्होंने गेहूं और धान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। तो मेरी विनती है किसानों को भी कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटा धान बोया जाए और लोगों की सेहत का सबसे पहले ख्याल करना चाहिए। इन द लॉन्ग रन सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है। मैं फिर एक बार बेनती करूं कि मैं खुद, मेरे दोस्त खुद, जहाँ जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जाती है वहाँ तक मेरी बेनती है कि मोटा अनाज को इस्तेमाल करें। हमारे दोस्तों ने तो शुरू कर दिया है मोटा अनाज, इसका बड़ा फ़ायदा है। आपके सामने लगे रहते हैं, हम थकते नहीं हैं, सिर्फ इसकी वजह मोटा अनाज है। सो मोटा अनाज बोएं, मोटा अनाज खाएं, मेरी विनती है। नमस्कार। तो किसान भाइयों बहनों, ये था सेगमेंट विज्ञानों के साथ। इसी के साथ आपको बता दें, कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं हमारा सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि पहले भी जिक्र किया गया, ये वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष है। श्री अन्न की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और आपको बता दें कि इस दिशा में कई तरह के कृषि स्टार्टअप्स की भी शुरुआत की जा रही है, उन्हें भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे हमारे उद्यमी हैं जो इस क्षेत्र में सफलता हासिल किए हुए हैं। आइए उनसे ही आपकी मुलाकात करवाते हैं। खाद्यान्न संकट के गहराने की आशंका ने दुनिया भर के देशों की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ती आबादी का बोझ, निरंतर बदलते मौसम और खेती किसानी में बढ़ती लागत के बीच फायदे की खेती के विकल्प पर मिलेट की खेती अपनी जगह बना रही है। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती कोई नई नहीं है। आजादी के एक दशक बाद तक देश की बड़ी आबादी मिलेट खाद्यान्न पर ही निर्भर थी, लेकिन हरित क्रांति की आंधी से गेहूं और चावल के उत्पादन ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन मिलेट का रकबा धीरे धीरे कम होता चला गया। बीते एक दशक से एक बार फिर मिलेट ने खेतों को हरा भरा किया है।
हम पहले क्या है देसी बाजरे की खेती करते थे, उसमें हमारे को 100 से 110 दिन का फसल में तैयार होने में टाइम लगता था। फिर हमने अभी 6-7 साल से हाइब्रिड बाजरे की खेती करना शुरू किया। उसमें क्या है हमारे को 75 से 80 दिन का समय लगता है और अच्छी उपज तैयार होती है और इसकी मार्केट में वैल्यू भी बढ़िया मिलती है। इसलिए हमने इसका खेती का रकबा ज़्यादा बढ़ा दिया। कम मेहनत और लंबे समय तक खराब न होने की खासियत श्री अन्न की फसलों के दायरे को अब और बढ़ा रही है। इसके अलावा पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी के खान पान की शैली में भी बदलाव आया है और मिलेट ने थाली में अपनी ज्यादा जगह बनाई है, जिसकी एक बड़ी वजह मिलेट की पोषक गुणवत्ता को भी माना जा रहा है। मिलेट की मांग बढ़ाने के लिए अब माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का फैसला किया है। पूरी दुनिया में मिलेट को भारत और अफ्रीका की फसल कहा जाता है, क्योंकि इन दोनों ही जगहों में प्राचीन काल से ही मिलेट की खेती हो रही है। अकेले भारत में 10 तरह के श्री अन्न का उत्पादन होता है, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी यानी मंडवा, रामदाना, कुट्टू, कंगनी, कोदो, सावा, कुटकी, चीना यानी प्रोसो आदि शामिल हैं। चावल, गेहूं और मक्के के बाद मिलेट में बाजरा और ज्वार भारत में सबसे महत्वपूर्ण फसलों में शामिल हैं। यही वजह है कि भारत मिलेट का एक प्रमुख उत्पादक है। खास बात यह है कि भारत की हिस्सेदारी एशिया के उत्पादन में 80% और वैश्विक उत्पादन में 20% की है। फिलहाल भारत में मिलेट की औसत उपज 1268 किलो प्रति हेक्टेयर है, जो वैश्विक औसत उपज 1211 किलो प्रति हेक्टेयर से अधिक है। मिलेट्स जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, कोडो, जोंगोरा, बार्ली, कोटकी, इन जैसे अनाज की पैदावार बढ़े, लोग अपने भोजन में इन्हें शामिल करें, इस और प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। मैं आज एफएओ को विशेष धन्यवाद देता हूं कि उसने वर्ष 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित करके भारत के प्रस्ताव को पूरा समर्थन दिया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली प्रमुख श्री अन्न फसलें और उनके उत्पादन की हिस्सेदारी प्रतिशत को देखें तो पर्ल मिलेट यानी बाजरे की हिस्सेदारी 61% है, ज्वार की हिस्सेदारी 27% और फिंगर मिलेट यानी रागी की हिस्सेदारी 10% है। भारत का राजस्थान प्रदेश मिलेट उत्पादन में सबसे आगे है। राजस्थान के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बाजरा के उत्पादन में भी राजस्थान सबसे पहले नंबर पर है। वहीं ज्वार के उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है। देश के कुछ राज्य जैसे कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में फिंगर मिलेट यानी रागी का उत्पादन होता है। स्मॉल मिलेट के उत्पादन में मध्य प्रदेश अग्रणी है। मध्य प्रदेश के बाद उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु का नंबर आता है। साल 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किए जाने के बाद मिलेट्स को लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों की योजना बनाई जा रही है, ताकि मिलेट्स का न सिर्फ उत्पादन बढ़े बल्कि वैश्विक खपत और निर्यात में भी बढ़ोतरी हो। मिलेट के उत्पादों की ब्रांडिंग पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और रणनीति पर केंद्रित कार्यक्रम किए जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 500 से अधिक स्टार्टअप बाजार मूल्य श्रृंखला में काम कर रहे हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च ने 250 स्टार्टअप्स को साथ लिया है। यही नहीं, 66 से अधिक स्टार्टअप्स को 6.2 करोड़ रुपए से अधिक दिए गए हैं, जबकि लगभग 25 स्टार्टअप्स को आगे फाइनेंस के लिए मंजूरी प्रदान की गई है। Initially incubated at IIMR had taken great technology from them, and then we started selling millet chikkis initially in the schools and then in the kirana stores. So we right now sell about roughly 20 lakh millet chikkis per day. श्री अन्न के प्रति सरकार और लोगों के बीच ये जागरूकता एक लंबा सफर तय करने वाली है। जाहिर है, आने वाले वक्त में हरित क्रांति की तरह ही इस देश और दुनिया में मिलेट क्रांति का आगाज तय है। तो
तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसी के साथ आपको बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए अब आपको दिखाएं हमारा सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। आज हम बात करने वाले हैं हमारी सरकार के एक अहम मिशन के बारे में, राष्ट्रीय बांस मिशन। जी हाँ, ये हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र में बहुत ही बेहतरी से क्रियान्वित किया जा रहा है। किस तरह से राष्ट्रीय बांस मिशन की शुरुआत हुई और क्या लाभ हैं इसके, आइए जानते हैं। बांस एक ऐसा पौधा है जो हर परिवेश में तेजी से विकसित हो सकता है। आसानी से उपलब्धता और इसकी मजबूती की वजह से बरसों से बांस का उपयोग होता रहा है और अब इसकी मांग और भी अधिक बढ़ गई है। दुनिया में तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन पर काबू पाने में भी बांस काफी सहायक है, क्योंकि इसमें कार्बन भंडारण और ऊर्जा बनाने की क्षमता है। तेजी से कट रहे जंगलों को बचाने में भी बांस की अहम भूमिका है, क्योंकि ये निर्माण के लिए बेहतरीन विकल्प है। यानी बांस एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली उत्पाद है और इसीलिए संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने की दिशा में बांस अत्यधिक महत्वपूर्ण है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांस उत्पादक देश है, जहां बांस की 125 देसी और 11 विदेशी प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में कुल बांस उत्पादन क्षेत्र 16 मिलियन हेक्टेयर है
और वार्षिक बांस उत्पादन क्षमता 3.23 मिलियन टन है। यूं तो बांस भारत में लगभग हर इलाके में पाया जाता है, लेकिन इसके कुल उत्पादन क्षेत्र का 40% हिस्सा मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और असम में है। देश में 20 लाख से अधिक कारीगर बांस के विभिन्न उत्पाद बनाकर अपनी आजीविका चला रहे हैं। बांस उद्योग में अभूतपूर्व विकास की क्षमता है। जहां 2018-19 में भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बांस का आयात करता था, वहीं 2019-20 में हम विदेशों में भी बांस का निर्यात करने लगे। 2021-22 में भारत ने 630 करोड़ रुपए का निर्यात किया। बांस उद्योग में असीम संभावनाओं को समझते हुए भारत सरकार बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर कार्य कर रही है। बांस को एक स्वच्छ, स्थायी और टिकाऊ विकल्प के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 2017-18 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करके गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को पेड़ की श्रेणी से हटा दिया, जिससे किसान अब इसे आसानी से अपनी खेतीहर जमीन पर उगा सकते हैं। साथ ही जंगलों के बाहर उगाए जाने वाले बांस की कटाई और परिवहन से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। वहीं बांस उत्पादन क्षेत्र को सुव्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय बांस मिशन को 2018-19 में पुनर्गठित करके नया रूप दिया गया, जो कि गैर वन क्षेत्रों में बांस उत्पादन को बढ़ावा देने, उद्योगों को बेहतर कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने, फसल कटाई उपरांत कुशल प्रबंधन के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों जैसे बुनियादी ढांचे और नई तकनीकों के विकास और बाजार उपलब्ध कराने के लिए तेजी से कार्य कर रहा है। जहां एक ओर पारंपरिक उत्पादों में बांस का इस्तेमाल हो रहा है, वहीं स्थायी विकास के तहत बांस का इस्तेमाल नए जमाने की मॉडर्न इमारतों, दफ्तरों, प्रीमियम फर्नीचर, बैम्बू फैब्रिक, कागज के उत्पादन इत्यादि में किया जा रहा है। साथ ही बांस का उपयोग बायोफ्यूल बनाने में भी हो रहा है, जो कि पेट्रोलियम का बेहतरीन विकल्प है। राष्ट्रीय बांस मिशन का लाभ लेने वाले एक उद्यमी हैं उत्तराखंड के रहने वाले जय पाई नूली, जिन्होंने योजना के तहत सब्सिडी लेकर जापानी तकनीक से चॉपस्टिक बनाने का एक प्रोसेसिंग यूनिट खोला है। इस यूनिट से ये अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। राष्ट्रीय बैम्बू मिशन से जो हमें अनुदान मिला है, उससे हमने मशीनें खरीदी, सेटअप लगाया है और हम लोग उसमें आत्मनिर्भर बने हैं। इसी तरह बंगलुरु के रहने वाले परमेश्वरन कृष्णा अय्यर ने राष्ट्रीय बांस मिशन के सहयोग से आधुनिक प्रोसेसिंग तकनीकों को अपनाकर अपने बांस उद्यम को विकसित किया है। With the help of National Bamboo Mission, we mechanizing each and every process from bamboo unloading to treatment to furniture making process. किसानों की आय में वृद्धि हो, इसी मिशन के सृजन की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है बांस उद्योग, जिसके माध्यम से देश के कोने कोने से लोग आमदनी के इस नए विकल्प से जुड़ रहे हैं। वहीं बांस स्थायी विकास में भी अत्यधिक अहम है, जिसे बढ़ावा देकर भारत विश्व की ग्लोबल वार्मिंग की चुनौतियों से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर रहा है। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बताएं आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई हैं, सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, आप हमारा ये कार्यक्रम दोबारा देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप हमसे जुड़ भी सकते हैं। ईमेल कीजिए हमें, ईमेल ID है krishidarshanddd@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58,
दूरदर्शन, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। एक्ट्रेस जिन्होंने अपने बच्चों के लिए लगा दिया अपना अच्छा खासा करियर दांव पर। मैंने कहा फूलों से हंसो तो खिलखिला के हंस दिए। और कैसे तय किया उन्होंने सफलता का सफर। अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी। हिंदी सिनेमा की लेजेंडरी अभिनेत्री जया बच्चन जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प पहलू जानने के लिए देखना ना भूलिए। रंगोली रविवार सुबह 8 बजे ओनली ऑन DD नेशनल। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ट्रेडिंग करना तो चाहते हैं पर नहीं पता कैसे करें शुरुआत। बैंकिंग से लेकर कमोडिटी तक, ऑनलाइन पेमेंट से लेकर ग्रामीण पोर्टल्स तक, ग्रामीण सरकारी योजनाओं से लेकर सब्सिडी तक, इन तमाम जानकारियों के साथ हम जल्द आ रहे हैं लेकर प्रोग्राम डिजिटल किसान। देखना न भूले हर रविवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। देश के भविष्य के लिए स्टैंड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ये है नया भारत और नए भारत की नींव रख रहे हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स आज इन्वेस्ट कर रहे हैं भारतीय स्टार्टअप्स में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण आज भारतीय स्टार्टअप्स और भी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। प्रगति की इस गाथा को आप तक पहुंचाने आ गया है स्टार्टअप चैंपियंस का दूसरा संस्करण। एक ऐसा टीवी शो जहां आपको मिलेंगे चुनिंदा स्टार्टअप्स और स्टार्टअप एक्सपर्ट्स। भारत के युवाओं के हौसलों की कहानियां देखेंगे आप और साथ ही आपको मिलेंगी ऐसी पावरफुल बिजनेस स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी स्टार्टअप बनेगी और भी ज्यादा सक्सेसफुल। DD किसान, बदलते भारत की शान।